अदानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद ग्रुप के सामने पैदा हुई चुनौतियों की वजह से ग्रुप को अपनी कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट परियोजनाओं को पीछे करना पड़ रहा है, उनसे निवेश घटाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है गुजरात का पेट्रोकेमिकल प्लांट। 34,900 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में ग्रुप ने फिलहाल के लिए काम रोक दिया है। अदानी ग्रुप का पूरा फोकस अपने ऊपर कर्ज घटाने का है और पहले से चल रहे प्रोजेक्ट को पूरा करने का है। ग्रुप की तरफ से बड़े निवेश वाले नए प्रोजेक्ट को फिलहाल के लिए घटाया जा रहा है। सर, पहले तो ये प्रोजेक्ट के बारे में ही जानना चाहेंगे। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था, कितना महत्वाकांक्षी था, क्या इसके पीछे था? बीते 2-3 साल में अडानी समूह की जो सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाएं रही शुभम, उसमें ये पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट था। बाजार में ये माना जा रहा था कि अडानी समूह इस पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के जरिए भारत की जो बड़ी दूसरी दिग्गज पेट्रोकेमिकल कंपनी है अंबानी, उसके मुकाबले सामने खड़े हो सकते हैं। ये प्रोजेक्ट इसको कोल से पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी बनाने का प्रोजेक्ट था, जिसमें कोयले का इस्तेमाल करते हुए पीवीसी बनाया जाना था। हमें आपको पता है कि कोयले के कारोबार में अडानी समूह का बड़ा दबदबा है। चूँकि प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया की माइन को ध्यान में रख के लगाया गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अडानी समूह ने एक खदान में बड़ा निवेश किया था और ये था कि वहाँ से आयात होने वाला कोयला भारत में इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा और यहाँ से पीवीसी बनाया जाएगा। और इस हिसाब से अडानी समूह पेट्रोकेमिकल के कारोबार में बड़े ढंग से बड़े पैमाने पर आना चाहता था। बड़ी परियोजना थी, करीब 34-35 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश था। लेकिन अब अडानी समूह पिछले 2 महीने में सिकुड़ता जा रहा है अपनी परियोजनाओं को लेकर, अपनी चुनौतियों को लेकर। अब वो बात नहीं रही है। उड़ान धीमे धीमे कमज़ोर होती जा रही। एक एक करके बड़ी परियोजनाएं या तो शेल्व की जा रही हैं, रोकी जा रही हैं, समूह से बाहर निकल रहा है। पर उन परियोजनाओं की तुलना में ये बड़ा झटका है अडानी समूह की भविष्य की योजनाओं की दृष्टि से। और इसके साथ ही समूह की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के साथ अडानी समूह ने एसबीआई के नेतृत्व में करीब 8 बैंकों के कंसोर्टियम से कर्ज लेने की बात भी शुरू कर दी थी। वो नेगोशिएशन भी शुरू हो गए थे। 14,000 करोड़ रुपए की फिनांसिंग की, डेट फिनांस की तैयारी भी अडानी समूह ने इस कर्ज के लिए की थी। वो सारी चीज़ें अब रोक दी गई हैं, क्योंकि समूह को फिलहाल अब इस समय सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चिंता उन कर्जों की है जो सर पर टंगे हुए हैं और जिन्हें चुकाने के लिए चौतरफा दबाव बना हुआ है। कोशिश ये थी कि अगर ये सब कुछ ठीक रहता तो अडानी समूह की ये परियोजना 2025-26 से, यानी 2 साल के भीतर उत्पादन करने की स्थिति में आ जाती और भारत में एक दूसरी बड़ी कंपनी आ सकती थी जो कि पीवीसी की जो इम्पोर्टेड रिक्वायरमेंट है उसे मिल सके। लेकिन ये परियोजना अब ठंडे बस्ते में चली गई है। सर, कर्ज घटाने को लेकर अब समूह किस तरीके के प्रयास कर रहा है? वहाँ क्या तैयारी है उस मोर्चे पर? सबसे बड़ी चुनौती अडानी समूह की इस समय शुभम यह है कि जो रिडम्पशंस आ रहे हैं, जो कर्ज की चुकौती आ रही है, जो भुगतान आ रहे हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए। अडानी समूह को इस वित्त वर्ष के अंत तक काफ़ी बड़े पैमाने पर अपने बॉन्ड्स को रिफिनांस कराना, या तो उनको पैसा चुकाना है या उन्हें दोबारा उनके लिए पैसा लेना है। करीब $2 बिलियन के फॉरेन करेंसी बॉन्ड हैं जो 2024 में पेमेंट के लिए आएंगे और उससे पहले अडानी समूह को अगले 6 महीने में व्यवस्था करनी होगी। और ग्रुप ने 2015 से 2022 के बीच में करीब $10 बिलियन विदेश के बॉन्डों से उठाया था। कितना कर्ज अडानी समूह ने ले रखा था और वही सारा कर्ज इस समूह की विस्तार योजनाओं के सामने पत्थर बनकर सामने आ गया है। तो अब कोशिशें की जा रही है, जिस तरीके के संकेत बाजार से मिल रहे हैं कि अडानी समूह अपनी 2 ग्रुप कंपनियों, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट्स के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है। यानी अपने बॉन्ड्स को भी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए बेचने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ग्राहकों से बात की जा रही है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जैसे बीमा कंपनियां, जैसे हेज फंड्स जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। कुछ विदेश की और भी कंपनियां हैं जिनसे बात की जा रही है, जिन्हें कि लॉन्ग टेन्योर के बॉन्ड्स में 30 साल तक की मैच्योरिटी के बॉन्ड्स के तौर पर इनका प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा सके और उनसे जो बॉन्ड 2024 में मैच्योर हो जाएंगे, 2024 में जिनकी चुकौती आ जाएगी, उन्हें रीफाइनेंस कराया जा सके, वहाँ से पैसा लाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात सिलिकॉन वैली बैंक की। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को संकट से बाहर निकालने के लिए अमेरिकी रेगुलेटर अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। अमेरिकी रेगुलेटर ने सिलिकॉन वैली बैंक को बेचने का प्रयास किया, लेकिन पहले प्रयास में वे असफल रहे। अब यूएस फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एफडीआईसी नए सिरे से सिलिकॉन वैली बैंक को बेचने की प्रक्रिया में जुट जाए। सर, क्यों नहीं बिक पा रहा ये बैंक और अब नए सिरे से जो तैयारी में जुटी है एफडीआईसी, क्या तैयारी वो है?
अमेरिका के जो बीच के बैंक हैं, जो मझोले बैंक हैं, उनमें गहरा संकट दिख रहा है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्यों भरोसा नहीं बन पा रहा है। एफडीआईसी ने पहले इस बैंक का टेक ओवर किया, डिपॉजिटर्स के पैसे को सिक्योर करने की कोशिश की, पर एफडीआईसी बैंक चलाता नहीं है, इसलिए उसे ग्राहक चाहिए। और फिलहाल अमेरिका के बैंकिंग उद्योग में जैसी उथल पुथल, जैसी घबराहट, जैसा पैनिक फैला है, उसमें इस बैंक को, सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो अब फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसकी एसेट्स को अलग अलग करना चाहता है, जिसको कि एसेट्स का डीमर्जर कहते हैं। अलग अलग संपत्तियों को खरीदने के लिए अलग अलग ग्राहकों की कोशिश की जा रही है, जिससे कि इस बैंक को बेचा जा सके, क्योंकि बगैर बेचे हुए इस बैंक को सक्रिय नहीं किया जा सकता। फिलहाल अभी तो गारंटी है उनके पास, जिस गारंटी का भुगतान एफडीआईसी वहाँ से अपने रिजर्व से करता है, जो रिजर्व एफडीआईसी ने बैंकों से प्रीमियम वसूल कर तैयार किया है। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज़ ये कि बैंक को इसलिए खरीदने की कोशिश नहीं की वाले ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अब ऐसी खबरें आना शुरू हुई हैं कि पिछले 1 साल से सिलिकॉन वैली बैंक को अमेरिका का फेडरल रिजर्व लगातार ये चेतावनी दे रहा था कि बैंक के कामकाज में गहरी दरारें हैं, गहरी मुश्किलें हैं, लेकिन उसकी तरफ बैंक ने ध्यान नहीं दिया। जब घाटे की घोषणा भी की गई, उस दौरान भी मूडीज़ और बाकी रेटिंग एजेंसियों ने सिलिकॉन वैली बैंक को बताया था कि बैंक के जोखिम बढ़ रहे हैं और उसके पास ऐसा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है जो ब्याज दरें बढ़ने की स्थिति में और बॉन्ड्स की कीमतें घटने की स्थिति में उस रिस्क को मैनेज कर सके। और इसके बाद बैंक उस रिस्क को फ्लैग होने के बाद, वो रिस्क सामने आने के बाद शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए चला गया, जिससे समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में सिलिकॉन वैली बैंक को ग्राहक मिलने मुश्किल हो रहे हैं। सर, बैंकिंग उद्योग सहज क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कोशिशें हो रही हैं, एफडीआईसी आगे आ गया, सरकारें आगे आ रही हैं, बोला जा रहा है कि डिपॉजिटर की मनी बिल्कुल सिक्योर है, जेनेट एलन ने भी ये बोला, फिर ये बैंकिंग जो उद्योग पूरा ये सहज क्यों नहीं हो पा रहा है? शुभम, अमेरिका की बैंकिंग के 2 हिस्से हैं, डिपॉजिटर्स की मनी की सिक्योरिटी और बैंकों की अपनी वायबिलिटी और उनकी क्षमता, ये 2 अलग अलग हिस्से हैं। डिपॉजिटर्स की मनी सिक्योर करने के लिए एफडीआईसी बनाया गया और वो $2.5 लाख तक की सिक्योरिटी या गारंटी या इंश्योरेंस अमेरिका के बैंक डिपॉजिटर्स को देता है, और यहाँ तक की बचत जो रखी हुई है, उस बचत पर सिक्योरिटी कवर मिल जाता है। पर रॉट या जो सड़न है, जो दरार है इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर, वो ज़्यादा गहरी है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में जब 2008 की क्राइसिस आई थी और डॉट फ्रैंक बिल आया था, जिसके जरिए अमेरिका के बड़े बैंकों को सुरक्षा के नई व्यवस्थाएं करने के लिए दी गई थी, उसमें भी बड़े बैंक सिक्योर किए गए थे। बाद के दिनों में ये कानून रिलैक्स कर दिए गए और जो बीच के छोटे बैंक थे, जैसे कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को देखें, जिसको $30 बिलियन की मदद भी मिल गई, उसके बाद भी उसका स्टॉक अपने पैर पर नहीं खड़ा हो पा रहा, बाजार में लगातार गिरावट आ रही, या सिग्नेचर बैंक को देखें या सिलिकॉन वैली बैंक देखें, ऐसे निजी बैंकों का एक बहुत बड़ा कुनबा, बहुत बड़ा परिवार अमेरिका में है। इनके लिए सिक्योरिटी के नियम उतने सख्त नहीं हैं, इनके पास रिस्क मैनेज करने की व्यवस्थाएं उतनी गहरी नहीं हैं जितनी कि गोल्डमैन सैक्स या मॉर्गन स्टैनले या बैंक ऑफ अमेरिका जैसे उनके लिए है। और सिलिकॉन वैली बैंक क्या कर रहा था, ये जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक क्या कर रहा था, सिग्नेचर बैंक ये कर रहा था कि उसने जो डिपॉजिट्स सिक्योरिटी से बाहर रखे थे, यानी जो एफडीआईसी के कवरेज से बाहर रखे हुए डिपॉजिट्स थे, उनको रिस्की एसेट्स में लगाया था। उनका पैसा स्टार्टअप फाइनेंस में लगाया था, उनका पैसा उन एसेट्स में लगाया था जिन एसेट्स में तेज रिटर्न तो मिलते थे पर रिस्क ज़्यादा था। तो अब क्या है कि ये जो बीच के बैंक थे, इनके पास पर्याप्त हेजिंग नहीं थी, संकट से बचने के लिए व्यवस्था नहीं थी। अगर भारतीय व्यवस्था में समझें, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में समझें, तो जो यहाँ कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, CRR जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जो कैपिटल एडिक्वेसी के नाम्स होते हैं, वो नाम्स इन बैंकों के लिए रिलैक्स किए गए थे। और इसीलिए जैसे ही संकट आया, भागते हुए बड़े बैंकों के पास पहुंचे और बड़े बैंकों में से $30 बिलियन का पैसा फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को मिला। और इसलिए अमेरिका का बैंकिंग उद्योग सहज नहीं हो पा रहा। उसको लग रहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक केवल शुरुआत है, बड़े बैंक नहीं हिलेंगे, लेकिन छोटे और मझोले बैंकों के डूबने की समस्या बढ़ती जाएगी। और अमेरिका के बैंकिंग इतिहास में, संकटों के इतिहास में हमेशा समस्या छोटे बैंकों से शुरू होती है, मझोले बैंकों से शुरू होती है, क्योंकि वे ज़्यादा जोखिम लेते हैं और उनके लिए सुरक्षा के उतने उपाय नहीं होते। अब फेडरल रिजर्व को और अमेरिका की सरकार को समझ में आ रहा है कि बैंकिंग के कानूनों में जो 2008 में बदलाव किया गया था, वो नसीहत पूरी तरह से नहीं ली गई थी। वो नसीहत केवल बड़े बैंकों पर लागू हुई, बीच वाले बैंकों को फिर खुला छोड़ दिया गया, वो सब करने के लिए, वो सारे जोखिम लेने के लिए, जो अब अमेरिका के बैंकिंग उद्योग पर भारी पड़ रहा है। और इसलिए ये डिपॉजिटर्स की मनी के अलावा बैंकों के भविष्य को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसलिए बैंकिंग बाजार सहज नहीं हो पा रहा। शेयर बाजारों में भी हमने उसका असर देखा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस बीच संकट से बचने के लिए अमेरिकी बैंक यूएस के बैंकिंग रेगुलेटर फेडरल रिजर्व में से बड़ी मात्रा में कर्ज उठा रहे हैं,
जैसे ही एसवीबी संकट सामने आया वैसे ही अमेरिकी बैंकों ने यूएस फेड से 165 अरब डॉलर का कर्ज उठाया। सर, इतना कर्ज क्यों उठा रहे हैं बैंक? ये वही दिख रहा है, क्योंकि बड़े बैंकों के पास तो इतना पैसा है कि वो डूबते छोटे बैंकों को डिपॉजिट के जरिए बेल आउट दे रहे हैं। पर ये जो मझोले बैंक हैं, इनके लिए वो जो स्पेशल विंडो खोली गई है, जिस विंडो के कारण ये अपने डिपॉजिट बेस को बैंक रन रोकने के लिए लोग इनके यहाँ जाकर पैसा ना निकालने लगे, इन्होंने अपने कर्ज लेना शुरू कर दिया। पर यही मुश्किल की शुरुआत है, मुश्किल का समाधान नहीं है, क्योंकि इन बैंकों के पास पहले से ही बहुत सारा कर्ज मौजूद है। इन्होंने जिन बॉन्ड्स में या ट्रेजरीज में निवेश कर रखा है, वहाँ ब्याज दरें बढ़ रही हैं और बॉन्ड की कीमतें घट रही, और अब ये नया कर्ज ले रहे हैं। और इसी यह कर्ज टेम्परेरी लिक्विडिटी मिसमैच को या टेम्परेरी जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच है उसको तो हैंडल कर पाएगा, लेकिन जो 165 बिलियन डॉलर के आसपास का कर्ज फेडरल रिजर्व से लिया जा रहा है, इसे कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा, और ये इनकी बैलेंस शीट पर बोझ बनकर दिखाई देगा। और यही वजह है कि सिलिकॉन वैली बैंक को ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, और अमेरिका का बाजार या बैंकिंग उद्योग अभी ये मान रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी कुछ और बड़ी अनहोनियां हो सकती हैं। और एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि मझोले बैंकों को अमेरिकी रेगुलेटरों के दबाव पर थोड़ा बहुत बड़े बैंक मदद कर भी दें, लेकिन अगर बैंकों की वायबिलिटी के इश्यूज होंगे तो थोड़े समय के बाद बड़े बैंक भी इनमें हाथ डालने से डरेंगे, इनको मदद देने से डरेंगे, क्योंकि उसका असर उनकी अपनी साख पर, उनकी अपनी बैलेंस शीट पर और उनके परफॉर्मेंस पर आएगा। चलिए अब चलते हैं यूरोप। स्विट्जरलैंड के बैंक क्रेडिट सुई को बचाने के लिए वहां का केंद्रीय बैंक सामने आया है। स्विट्जरलैंड का केंद्रीय बैंक यूबीएस अब क्रेडिट सुई को खरीदने जा रहा है। ये डील 3.23 अरब डॉलर में हुई है। ये डील 2023 के अंत तक पूरी होने की संभावना है। सर, इतनी तेजी से टेक ओवर करने की क्या जरूरत आ पड़ी? प्रधानमंत्री सामने आ गए, सरकार आ गई और रातों रात इसको टेक ओवर करना पड़ा। ऐसा क्यों करना पड़ा? स्विट्जरलैंड की साख बैंकिंग से ही जुड़ी है। स्विट्जरलैंड की कल्पना बैंकिंग के बिना फिर तो पर्यटन के तौर पर ही कर सकते हैं, और स्विट्जरलैंड की बैंकिंग पिछले 150 साल का अपना मजबूत इतिहास रखती है। और ये जो ऐसा संकट था, इस संकट ने स्विट्जरलैंड की बैंकिंग और सरकार की साख को हिला दिया। क्रेडिट सुई को बचाना या क्रेडिट सुई के जरिए यूबीएस का से टेक ओवर कराना इसलिए ज़रूरी हो गया था शुभम, कि क्रेडिट सुई दुनिया के उन 30 बड़े वित्तीय संस्थाओं में या बैंकों में है जिन्हें हम सिस्टमिक तौर पर इंपॉर्टेंट बैंक्स माना जाता है दुनिया में। जैसे कि भारत में आरबीआई हर साल एक सूची जारी करता है जिसमें 3-4 बड़े बैंक हैं जो सिस्टमिक तौर पर इंपॉर्टेंट है, जिनका सर्वाइव करना, जिनका चलते रहना, जिनका स्वस्थ रहना वित्तीय तंत्र के लिए जरूरी है। उनमें आने वाला रिस्क पूरे वित्तीय तंत्र में तूफान खड़ा कर सकता है। और क्रेडिट सुई उन बैंकों में से था, दुनिया के 30 बैंकों में था, जिसका संकट में आना पूरे यूरोप के बैंकिंग तंत्र को हिला सकता है। हमें पता है कि बैंक एक दूसरे से बहुत गहराई से गुथे बुने होते हैं, उनके कारोबार एक दूसरे बैंकों के साथ चलते हैं, एक दूसरे की प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। तो क्रेडिट सुई जैसा बड़ा बैंक अगर संकट में फंस जाता, जो फंस चुका था और डूब जाता, तो शायद दुनिया में वित्तीय संकट बड़ा हो सकता था। और इसलिए आप देखिए, वीकेंड में शनिवार और इतवार को स्विट्जरलैंड की सरकार ने, स्विट्जरलैंड के पूरे मंत्रिमंडल ने, स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्री ने बैठकर यूबीएस और क्रेडिट सुई के बीच बातचीत कराई, बोर्ड की मीटिंग कराई। और पहली बार ऐसा हुआ यूरोप के इतिहास में जब सरकार ने एक बड़े बैंक का, अपने दूसरे सबसे बड़े बैंक का, जिसका 160 साल का करीब इतिहास रहा है, जिसने बनाया इस बैंक को, स्विट्जरलैंड के संस्थापकों में माने जाते हैं, इस बड़े बैंक के टेक ओवर का फैसला 48 घंटे में करा दिया गया, और वो भी काफ़ी सस्ती कीमत पर क्रेडिट सुई को लेकर। इसलिए ये ज़रूरी था, इसलिए इतना ज़्यादा बेचैनी हमें यूरोप में दिखाई दी। सर, डील की खास बातें क्या है? क्या अगर ये इतना बड़ा बैंक था, इतना समृद्ध बैंक था, $3 बिलियन 3 बिलियन डॉलर बहुत कम में डील हुई। और इसमें अगर आप स्विट्जरलैंड के अगर आप इसके शेयर की कीमत देखें तो वो 0.50 स्विस फ्रैंक के हिसाब से है, जो फ्राइडे को 1.83 फ्रैंक के आधार पर थी। तो ऑलमोस्ट ये कौड़ियों के भाव यूबीएस ने इस बैंक को ले लिया। और इसके अलावा बैंक के जो परपिचुअल इन्वेस्टर्स हैं, जो परपिचुअल बॉन्ड होल्डर, जिनको 81 बॉन्ड कहा जाता है, यानी जो सेकेंडरी इक्विटी होल्डर हैं, उनके सारे बॉन्ड्स वाइप आउट कर दिए गए, उनको अब एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ये बॉन्ड खत्म होने के बाद ही यूबीएस इस बैंक को लेने को तैयार हुआ है। और इसके साथ ही यूबीएस ने इस बैंक को अधिग्रहण करने के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार के सामने ये भी शर्त रखी थी कि शेयर होल्डर्स के वोट की शर्त न डाली जाए। और पहली बार स्विट्जरलैंड के बैंकिंग लॉ में ऐसा बदलाव होगा, जिस बदलाव के कारण क्रेडिट सुई को यूबीएस में मर्जर के समय शेयर होल्डर्स की बैठक में वोट नहीं लिया जाएगा, यानी शेयर होल्डर्स की बैठक में प्रस्ताव नहीं पारित किया जाएगा, कानून बदला जाएगा। क्योंकि क्रेडिट सुई के शेयर होल्डर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिसमें एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब के नेशनल बैंक का भी है। और अगर किसी भी स्थिति में क्रेडिट सुई के शेयर होल्डर्स इस प्रस्ताव को रोक देते तो और ज़्यादा क्राइसिस बढ़ जाती। पूरी कोशिश ये थी कि किसी भी कीमत पर, सस्ती से सस्ती कीमत पर, इतना बड़ा बैंक $3
$3 बिलियन में यूबीएस ने खरीद लिया। हालांकि वो स्विट्जरलैंड का ही बैंक है जो सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन इससे शेयर धारकों को, बॉन्ड होल्डर्स को जबरदस्त नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ। बॉन्ड होल्डर्स की तो सारी पूंजी ही खत्म हो गई, तबाह हो गई। और आज शेयर बाजार में इस कीमत के बाद, इस डील के बाद क्रेडिट स्विस का स्टॉक 62% टूटकर खुला, जब यूरोप के स्टॉक मार्केट की ओपनिंग हुई है। सर, अमेरिका यूरोप में ये केवल इत्तेफाक है, संयोग है कि दोनों जगह बैंकिंग क्राइसिस एक साथ आई है, या इसका भी कोई रिश्ता सिलिकॉन वैली बैंक से है? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सिलिकॉन वैली बैंक की समस्या पैदा होती है अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से, और सिलिकॉन वैली बैंक की जो रिस्की डेट फिनांसिंग थी, वेंचर डेट था जो स्टार्टअप्स को दिया गया, उसके कारण शुरू हुई। और जो वहाँ के मझोले बैंक हैं उनके लिए सुरक्षा के नियम उतने अच्छे नहीं रखे गए, उस वजह से शुरू हुई। क्रेडिट स्विस की समस्या स्ट्रक्चरल है और ये यूरोप के बैंकों में आमतौर पर नहीं देखी जाती, पर क्रेडिट स्विस में समस्याएं पिछले 1 साल से चल रही हैं। ये सबसे ताज़ी समस्या जो शुरू हुई थी वो एक फ्रॉड के केस से शुरू हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग के केस से शुरू हुई थी, फिर ड्रग डील के मामले में जांच हुई, और धीमे धीमे क्रेडिट स्विस की एसेट लायबिलिटी मिसमैच में बढ़ोतरी होती चली गई। और बाजार को ये पता चलने लगा कि क्रेडिट स्विस के पास पर्याप्त वेल्थ नहीं है, क्रेडिट स्विस के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है जिसके जरिए वो बैंक को मैनेज कर सके। क्रेडिट स्विस का घाटा बढ़ता चला गया, ताजे आंकड़ों में घाटा आया था। हालांकि क्रेडिट स्विस ने अपने को उबारने के लिए पिछले साल सऊदी अरब के से थोड़ा मदद भी लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये सारी चीज़ें चली नहीं। और नतीजतन ये एक स्ट्रक्चरल चैलेंज था जो स्विट्जरलैंड के बैंकिंग के इतिहास में पहली बार हुआ। हालांकि यूरोप के बैंकों का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है, यूरोप के बैंकों में काफ़ी उथल पुथल रही है, डूबते रहे, पर स्विस बैंकिंग को आमतौर पर थोड़ा मजबूत माना जाता था। पर क्रेडिट स्विस ने उस स्विस बैंकिंग की साख को भी डुबाया, उसको भी नुकसान किया। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ उन इन्वेस्टर्स का जिन्होंने बॉन्ड में पैसा दे रखा था। $16 बिलियन के उनके बॉन्ड्स, 81 बॉन्ड्स खत्म हो गए, स्वाहा, जीरो हो गए। मतलब वो $16 बिलियन की जो बकायेदारी थी वो क्रेडिट स्विस से उन्हें नहीं मिलेगी। बैंक डूबते हैं तो 81 बॉन्ड, मुझे लगता है सबसे पहले वही बॉन्ड होते हैं, वही निवेशक होते हैं जिन पर कैंची चलती है, सीधे सीधे कह दिया जाता है राइट ऑफ। सर, आगे बढ़ते हैं। यस बैंक के केस में भारत में ऐसा हुआ था, आपको याद हुआ होगा कि जब ये कंसोर्शियम बना था और उसे टेक ओवर किया गया था, तब भी ये कहा गया था कि 81 बॉन्ड होल्डर का जो पैसा है वो साफ सुहा। ये 16 बिलियन फ्रैंक्स के बॉन्ड थे, जिसे अगर आप डॉलर्स में, अमेरिकी डॉलर में माने तो 17.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बॉन्ड थे जिसका नुकसान निवेशकों को हुआ है। सर, अब बात करते हैं शेयर बाजारों पर। क्या ये बैंकिंग क्राइसिस ही है या कोई और वजह है कि अमेरिका, यूरोप, एशिया, भारत, आप कहीं भी शेयर बाजार देख लीजिए लाल रंग में रंगे हुए हैं? हाँ, बाजारों में आज भी काफ़ी बेचैनी थी। अमेरिका के, जैसा हमने अमेरिका में विस्तार में बताया कि अमेरिका का बैंकिंग संकट कितना बड़ा होगा इसका अंदाज नहीं लग रहा है। अमेरिका के रेगुलेटर सब कुछ ठीक होने की, सब कुछ नियंत्रण में होने की बात कह रहे हैं, पर बाजार को कुछ और ही महसूस हो रहा है। उसको दिख रहा है कि खासतौर से जो मझोले बैंक हैं उनके पास पूंजी की कमी है, उनको कितनी मदद मिल सकेगी। इसलिए अमेरिका के बैंकिंग बाजार में, बैंकिंग स्टॉक्स में जबरदस्त घबराहट है, और इसका असर बड़े बैंकों पर भी पड़ रहा है जो आमतौर पर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक माने जाते हैं और जो स्टेबल है, जिन्हें डॉट फ्रैंक कानून के बाद काफ़ी कुछ नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी अपनी सुरक्षा के लिए। यूरोप में आज बाजारों में काफ़ी बेचैनी थी, घबराहट थी। घबराहट इस वजह से थी क्योंकि यूबीएस और क्रेडिट स्विस का टेक ओवर हुआ था। हालांकि टेक ओवर इसलिए किया गया था शुभम कि सोमवार को बाजार संभल सकें, और इसलिए स्विट्जरलैंड की सरकार ने देर रात तक 2 सप्ताहांत में काम करके इस डील को फाइनल कराया। लेकिन बाजार आज भी दबाव में थे। यह माना जा रहा था कि बैंकिंग संकट का कुछ और असर अभी बाकी रह सकता है, और उसकी वो हमने देखा कि शुरुआत में क्रेडिट स्विस का स्टॉक तेजी से गिरा। पर यूरोप में बाकी बैंकों में अभी ऐसे संकट की, क्रेडिट स्विस जैसे संकट की संभावना नहीं दिखाई दे रही। इन दोनों के बाद ऊपर एक बड़ी तलवार लटकी हुई है ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की कमेटी की मीटिंग होने वाली है, ब्याज दरें वहाँ भी बढ़ने की गुंजाइश है। जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं, बॉन्ड्स में निवेश करने वाले बैंकों को, जिनका सबसे बड़ा निवेश बॉन्ड्स में होता है, उन्हें नुकसान होता है। तो बाजारों का मिजाज रेगुलेटर्स के बेलआउट से, उनकी कोशिशों से अच्छा नहीं हो रहा, डर खत्म नहीं हो रहा है, और उसी का असर आज हमने भारतीय शेयर बाजार पर भी देखा। भारतीय शेयर बाजार में भी तेज गिरावट रही है। सर, अच्छा, शेयर बाजार की इधर दूसरी तरफ आए तो यहाँ पर सोने की चमक बढ़ रही है। तो एक तो ये फेनोमेना ठीक है, हमेशा ऐसा होता है कि शेयर बाजार टूटेंगे तो सोने की चमक बढ़ेगी। क्या इसके पीछे और कोई वजह भी थी? गोल्ड की कीमत में बढ़ोतरी की 2 ही वजह हैं। पहला तो ये कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी तो होनी है, ऐसा लोग मान रहे हैं। आज हमने देखा डॉलर इंडेक्स वापस फिर 104 पर आ गया। इस बात की संभावना दिखाई दे रही कि 25-30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी तो फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में की जाएगी। मंदी की आशंकाएं थोड़ी ज़्यादा गहरी हैं। अगर आप मंदी के संकेत देने वाले बाकी और भी हिस्सों को देखें बाजार के, इससे कच्चे तेल की कीमतें देखें, $75 से नीचे टिकी हुई हैं। यानी ये माना जा रहा है कि
कमोडिटी बाजार मान रहा है कि एक छोटे समय की मंदी आ रही है। बैंकिंग संकट चौतरफा काफ़ी ज़्यादा है ही, उसके कारण बेचैनी है और इसलिए सोने की कीमतों में हमें तेज उछाल देखा गया। करीब एक साल बाद शुभम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $2000 पर आउंस के ऊपर निकली और भारत में शुभम ने आपको बताया कि 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहली सोने बार की ऐसा कीमत हुआ। पहली बार 60,000 रुपए से ऊपर हुई। तो वो जो सेफ हेवन बाइंग होती है, जो आमतौर पर जब ट्रेजरीज को लेकर और स्टॉक मार्केट को लेकर बाजार में पैनिक होता है, बॉन्ड्स को लेकर बाजार में पैनिक होता है, तो हमेशा सोना चमकता है। तो ये खरीदारी सोने में भी है, लेकिन सोने को लेकर सतर्क रहें। उतार चढ़ाव यहाँ भी तेज दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि सोने की ये ऊंची कीमतें लंबे समय तक टिकाऊ रहेंगी। बाजार के सारे एसेट क्लास में, चाहे वो बॉन्ड्स हों या स्टॉक हों या सोना हो, इस तूफान में सब ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इसलिए अपने निवेश को थोड़ा संभाल कर पकड़ कर रखिए। फ्रांस में नए पेंशन सुधार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि विरोध प्रदर्शनों की वजह से राष्ट्रपति मैक्रो की गद्दी भी खतरे में है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति मैक्रो पेंशन सुधारों को बिना संसद की मंजूरी कराए लागू कर गए थे। इस वजह से विपक्षी दल जमकर विरोध कर रहे हैं। पेंशन सुधारों में राष्ट्रपति ने फ्रांस में रिटायरमेंट की आयु भी बढ़ा दी थी। सर, और कौन सी बातें हैं और कौन से ऐसे सुधार हैं जिनका ये विरोध हो रहा है? लंबे समय के बाद यूरोप के किसी देश में पेंशन बड़ी चुनौती बन रही है और फ्रांस के बजट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं पेंशन पर खर्च के लिए, क्योंकि यूरोप का जो पेंशन सिस्टम है वो काफ़ी उदार है, काफ़ी बड़ा सिस्टम है और लोगों को रिटायरमेंट के समय काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। यूरोप का जो वेलफेयर स्टेट है उसकी बुनियाद रहा है यूरोप का पेंशन सिस्टम। फ्रांस में बजट घाटों के कारण पेंशन सुधार किए गए हैं। इस पेंशन सुधार में सबसे बड़ा सुधार ये है कि रिटायरमेंट की एज 62 साल से 64 साल कर दी गई है। इसे ग्रेजुअली बढ़ाया जाएगा 3-3 महीने के हिसाब से 2030 तक। इसे लेकर काफ़ी विरोध है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो कर्मचारी हैं उनको अपनी सोशल सिक्योरिटी के कंट्रीब्यूशन 42 साल के बजाय 43 साल तक करने होंगे, यानी 1 साल और ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा अपनी तनख्वाहों से। जैसे भारत में लोग पीएफ में या बाकी जगह पेंशन से अपनी तनख्वाह में पैसा देते हैं, उस तरीके का भुगतान 43 साल तक करना होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जो गारंटीड मिनिमम पेंशन है वो वहाँ पर 85% है मिनिमम वेज की, जो पर मंथ के लेवल पर तय की गई है। इसको लेकर भी विरोध है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। और ये भी कहा गया है कि रिटायरमेंट के समय जो पेंशन मिलेगी उसे इन्फ्लेशन से इंडेक्स किया जाएगा। ये सारे सुधार यूरोप के पेंशन सिस्टम को हिलाने वाले सुधार हैं और इसीलिए फ्रांस में विरोध हो रहा है। फ्रांस में हालांकि विपक्षी दलों के पास संसद में बहुमत नहीं है, पर विश्वास प्रस्ताव की कोशिश हो रही है। मैक्रोन सरकार के खिलाफ शहर सड़कों पर लोग मौजूद हैं। फ्रांस में लेबर आंदोलनों का, कर्मचारियों के विरोध का, प्रदर्शनों का बड़ा इतिहास रहा है।